Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का इस समय हम मॉडल पेपर चला रहे हैं। ये मॉडल पेपर जो बच्चे हमारे एमए 4th सेमेस्टर में हैं, जिनका विषय क्या है, गृह विज्ञान ब्रांच ह्यूमन डेवलपमेंट है। पेपर कौन सा स्टूडेंट? तो पेपर आप लोगों का 3rd पेपर है। पेपर का नाम क्या है? तो साइंटिफिक राइटिंग, ये आप लोगों का पेपर का नाम है, जिसको हम हिंदी में वैज्ञानिक लेख कहते थे। इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 30 जून को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है 30 जून की जो परीक्षा हो गई, परीक्षा जो है पोस्टपोन होकर आप लोगों का क्या है 12 जुलाई को चला गया। तो 12 जुलाई को जो ये पेपर है आप लोगों का होगा। तो ये आज का जो मॉडल पेपर या पार्ट कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आज का जो ये मॉडल पेपर या पार्ट कौन सा है 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है स्टूडेंट, तो आप लोग पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग पार्ट 2 देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही आप लोगों के जो है लॉन्ग क्वेश्चन 101% जो है आ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुसंधान प्रतिवेदन या शोध प्रतिवेदन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, लघु शोध प्रबंध को समझाइए और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन ये 3 तरीके से पूछ सकता है कि अनुसंधान प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, या फिर शोध प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, या फिर लघु शोध प्रबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 3 तरह से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और उसके उद्देश्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप पहले आप समझिए कि अनुसंधान प्रतिवेदन या शोध प्रतिवेदन या लघु शोध या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजर्टेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, प्रत्येक अनुसंधानिक अध्ययन का अंतिम महत्वपूर्ण सोपान जो है अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना होता है। जब तक अनुसंधान कार्य का प्रतिवेदन न लिखा जाए तब तक अनुसंधान कार्य क्या है, पूरा नहीं होता है। अतः किसी भी अनुसंधानिक कार्य को पूर्ण करने के लिए इसका प्रतिवेदन लिखा जाना, ठीक है, लिखो नहीं होगा, लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान कार्य का एक महत्वपूर्ण चरण है। शोध, ठीक है, शोध प्रतिवेदन में पाठकों के लिए वह सभी उपयुक्त जानकारी होती है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। इसमें अनुसंधान की खोज के साथ परिणाम की वैधता भी होती है। वैधता मतलब वैलिडिटी, ठीक है। अतः शोध प्रतिवेदन शुद्ध नहीं होगा, यहाँ पर शोधकर्ता होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। शोधकर्ता की शोध कार्य, ठीक है, करता ये नहीं, कर्ता की शोध कार्य को संपूर्ण लेखा जोखा होता है, जो समस्या के कथन से प्रारंभ होता है और अंतिम परिणाम की प्रस्तुति के बाद ही क्या होता है, समाप्त होता है। यानी जो शोध प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट जो है हम कब से तैयार करते हैं, तो कोई भी शोध कार्य का कोई भी व्यक्ति अगर शोध कार्य कर रहा है तो उसका रिसर्च रिपोर्ट जो है उसको तैयार नहीं करेगा, तब तक क्या है, उसका जो है शोध कार्य जो है वो सही नहीं माना जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि वह शोध कार्य जो है आपका अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट, देखिए अब प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, यानी रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शोध अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर लिखा गया प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, लेकिन नहीं है पर लिखा गया शोध क्या है, लिखा गया शोध प्रतिवेदन कहलाता है। यानी शोध अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हमारा क्या, प्रतिवेदन कहलाता है। अब आइए देखिए परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, ऑगस्टीन के अनुसार तो एक वस्तु अनिवार्यतः सत्य नहीं है क्योंकि वह पूरे ढंग से अभिव्यक्त की गई है, न तो वह असत्य है क्योंकि लच्छेदार तरीके से जो है बोली गई है, लेकिन क्योंकि क्या है, लच्छेदार तरीके से बोली गई है। तो ये भी क्या है आपका प्रतिवेदन का जो परिभाषा। फिर क्या, क्लेयर, सेल्टिज और जसोधा के अनुसार क्या, प्रतिवेदन का उद्देश्य स्वयं शोध के साथ संप्रेषण करना नहीं है, वरन इसका उद्देश्य श्रोताओं और पाठकों के साथ जो है संप्रेषण करना होता है। तो देखिए जो क्लेयर और सेल्टिज और जसोधा ने उन्होंने बताया कि जो प्रतिवेदन है उसका उद्देश्य क्या है, शोध के साथ संप्रेषण यानी रिसर्च के साथ आपका बातचीत करना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है, श्रोता यानी सुनने वाले और पाठकों नहीं पढ़ने वालों के साथ क्या संप्रेषण करना, यही क्या है प्रतिवेदन का अर्थ होता है या प्रतिवेदन कहलाता है। अब आइए देखिए हम शोध प्रतिवेदन के उद्देश्य या इसी को शोध
अनुसंधान प्रतिवेदन के उद्देश्य कहेंगे या फिर इसी को हम शोध प्रतिवेदन के उद्देश्य कहेंगे। तो पहला उद्देश्य क्या है हमारा, तो देखिए पहला उद्देश्य है कि ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। इसमें क्या, प्रत्येक अनुसंधान कार्य का निष्कर्ष निश्चित ही किसी न किसी प्रकार की ज्ञान का एक स्रोत होता है। इसमें पर्याप्त समय, धन और परिश्रम भी विनियोजित होता है। इसके बाद भी यह अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को अनुसंधानकर्ता केवल अपने ही मस्तिष्क में रख ले तो उसे ज्ञान की वास्तविक उपयोगिता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और अन्य पक्षों को उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो यही क्या है, तो यहाँ पर क्या कहना है, मतलब जो पहला उद्देश्य क्या है, ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना है। यानी जो भी हमारा निष्कर्ष मिला, ठीक है, जो भी हम रिसर्च कार्य किए उसमें जो भी हमारा निष्कर्ष मिला उसको क्या है, लेख के तौर पर जो है देना, ताकि जो भी पढ़ने वाले हों, अध्ययन करने वाले हों, तो उनमें क्या हो, उनमें जो है वास्तविक ज्ञान जैसे उनको मतलब उसका नॉलेज हो सके, तभी क्या है, तभी वो शोध कार्य जो है आपका आगे बढ़ सकता है। अब आइए देखिए दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है, ज्ञान के विस्तार के लिए, ठीक है, ज्ञान के क्या है, विस्तार के लिए। तो अनुसंधान प्रतिवेदन का उद्देश्य जो है, उद्देश्य किसी होगा यहाँ पर, किसी विशेष निष्कर्ष से जन सामान्य को अवगत कराना, कॉमा रहेगा, फिर नवीन शोध कार्यों की संभावनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त करना। जब अपने अनुसंधान कार्य तथा उसके निष्कर्ष को अनुसंधानकर्ता एक लिखित रूप में प्रस्तुत करने बैठता है तो स्वतः ही अन्य ऐसी अनेक समस्याएं, नए प्रश्नों और विषय की ओर संकेत करता है जो कि नवीन अनुसंधान का जो है विषय बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, जैसे कोई भी मतलब रिसर्च कार्य कर रहा है तो उसको जब हम लिखित तौर पर बैठने, जैसे अभी मान लीजिए हम आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, तो आप लोग भी क्या इसको समझ के, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो है मेरे ही तरफ पूरा हुबहू लिख दें। आप क्या करेंगे, शब्दों का मतलब समझ के अपनी भाषा में लिखते थे। यहाँ उससे क्या होता है, इससे आपका ज्ञान का विस्तार होता है। और साथ ही साथ क्या है, जो अगर कोई ऐसी कड़ी मिल गई, ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस मिल गया, तो वो क्या हो सकता है, वो भी आपके क्या है, एक अनुसंधान का एक विषय बन सकता है। अब आइए देखिए तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है, अध्ययन पद्धतियों की सार्थकता का मूल्यांकन, ठीक है, अध्ययन पद्धतियों की सार्थकता का मूल्यांकन। प्रत्येक अनुसंधान प्रतिवेदन में उन पद्धतियों और प्रविधियों का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाता है जिनकी सहायता से तथ्यों का संकलन करके उन्हें प्रस्तुत किया गया है। ऐसे विवेचन से यह ज्ञात करना संभव हो जाता है कि किसी विशेष प्रकार के अध्ययन में कितनी विशेष पद्धतियों तथा प्रविधियों का उपयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। यानी अध्ययन इसमें क्या है, मतलब जो भी शोध कार्य हुआ उसका हम लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जैसे अभी आप लोगों का जैसे परीक्षा हो गया, ठीक है, आप 3 पेपर दे चुके हैं और 3 पेपर यानी पहला, दूसरा और चौथा दे चुके हैं और तीसरा पेपर क्या देने वाले। तो 3 पेपर में जैसे आपने क्या लिखा, ठीक है, तो उसका जो है मूल्यांकन क्या करना, यानी मूल्यांकन करके ही तो आपका रिजल्ट देते हैं। तो जो भी अध्ययन पद्धति यानी जो भी हम मैथोलॉजी अपनाएं, ठीक है, तो उसका मूल्यांकन हम करते हैं कि इस मैथोलॉजी से हमारा जो शोध कार्य है वो कहाँ तक जो है सार्थक हुआ है, कहाँ तक जो उपयोगी हुआ है, या कहाँ तक जो है मतलब लोगों के जनहित के लिए वो फायदेमंद है। कोई भी शोध कार्य हो तो हमारा क्या होता है, जनहित के लिए फायदेमंद होगा, तभी हमारा शोध कार्य क्या है, अच्छा माना जाता है। फिर चौथा उद्देश्य क्या है कि तथ्यों में निहित विभिन्न कार्य, ठीक है, कार्यकरण के संबंध में स्पष्टीकरण। तो देखिए यह सर्वविदित है कि कोई भी घटना शून्य से घटित नहीं होती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण एवं प्रभाव अवश्य होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवेदन के अंतर्गत विभिन्न कारकों के संबंध की प्रकृति और उसकी सीमा की विभिन्न सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा स्पष्ट जो है किया जाता है। तो जो तथ्य होते हैं, जो डाटा होते हैं, उसके क्या कार्यकरण है, उसको जो है इसमें शोध के जरिए क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। पांचवा हमारा उद्देश्य क्या है, पांचवा उद्देश्य है कि जटिल एवं अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना, ठीक है। जो भी जटिल कॉम्प्लिकेशन है तो उसको क्या करना है, मतलब अगर वो अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। फिर अनुसंधान प्रतिवेदन का एक प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान अध्ययन से संबंधित जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना होता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता जितनी गहराई में जाकर किसी विशेष समस्या या तथ्य को समझ सकता है
जन सामान्य के लिए उतना ही गहराई से समझ पाना जो है संभव नहीं होता है। जैसे आप लोग जैसे कोई भी रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो तो बहुत गहराई तक, लेकिन जन सामान्य यानी जैसे हम लोग क्या हो, आम जनता हो, तो आम जनता जो है उस समस्या को उतनी गहराई से नहीं समझ सकती जितनी गहराई से क्या एक शोधकर्ता जो है उस समस्या को गहराई से समझ सकता है, या गहराई से समझकर लोगों के सामने जो है आसानी भाषा में उसको प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या है, उस समस्या की गहराई को भी नहीं समझ सकता, और जो है समझाने की तो बात बहुत दूर की उठती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, निष्कर्षों की वैधता की जांच, यानी जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी परिणाम निकले, तो उसकी वैधता की जांच करना जो है क्या प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है। तो देखिए, जब तक अनुसंधान प्रतिवेदन को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि वह अध्ययन या अनुसंधान प्रमाणित व प्रयोग सिद्ध है या अथवा नहीं। अनुसंधान प्रतिवेदन की जांच करने के पश्चात ही बताया जाता है कि अनुसंधान में शुद्ध या यथार्थ सामग्री के आधार पर क्या किया गया, निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है, तो ये 6 क्या थे आपके जो है उद्देश्य थे। अब आइए आगे बात करते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रतिवेदन तैयार करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि प्रतिवेदन लेखन में आने वाली समस्याओं का क्या है उल्लेख कीजिए। तो देखिए, श्री गुड और हार्ट ने लिखा है कि एक सरल, मतलब यह क्या है, यह एक सरल कार्य ही होगा क्योंकि यह केवल मात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रविधियों और अंतिम रूप से विकसित पत्रों का होगा, यहाँ पर पुत्रों नहीं होगा, पत्रों का एक विवरण मात्र है। वास्तव में यह काम जो है, यह काम शायद ही सरल होगा। ठीक है, तो ये क्या, विकसित पत्रों का जो है एक विवरण मात्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग करके जैसे पत्र की तरह ही लिखते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इसको समझाया गया है कि अर्थात अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना उतना सरल कार्य नहीं है जितना कि हम सरसरी निगाह से उसे देखते हैं। अनुसंधान प्रतिवेदन लिखते समय अनेक समस्याएं आती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली समस्या हमारी क्या है, भाषा की समस्या। पहली समस्या क्या है हमारा, भाषा की समस्या। तो इसमें क्या, अनुसंधान प्रतिवेदन को तैयार करने में सबसे बड़ी समस्या भाषा की समस्या आती है। भाषा की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि यदि प्रतिवेदन की भाषा को सरल बना दिया जाए तो प्रतिवेदन का स्तर क्या होता है, गिर जाता है और उसमें हल्कापन नजर आने लगता है। इसके विपरीत यदि उस प्रतिवेदन, ठीक है, उस प्रतिवेदन में वैज्ञानिक शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करके प्रतिवेदन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है तो प्रतिवेदन अधिकांश लोगों के लिए अत्यधिक क्लिष्ट यानी कठिन हो जाता है और प्रावैधिक हो जाता है। यानी जिनको जैसे वैदिक लैंग्वेज का जैसे ज्ञान होगा तभी वो पढ़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि भाषा में प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाए कि ताकि जिससे कि दूसरा स्तर भी न गिर पाए और जन सामान्य को क्या है, इसे हम आसानी से समझा सके। ठीक है, तो जैसे हमारा जो रिसर्च रिपोर्ट हो, रिसर्च प्रतिवेदन में क्या करते हैं, सबसे पहली समस्या क्या होती है, भाषा की आती है। ठीक है, तो इतना आसान भी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका स्तर गिर जाए, और इतना वैज्ञानिक ढंग से भी न करना चाहिए कि जिससे क्या हो, लोगों को समझने में जो है कठिनाई हो। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या हो सके, स्तर भी न गिरे और जन सामान्य के हित में भी उसमें जो है आसानी से उस बात को हम समझा सके। दूसरा क्या है आपका, तकनीकी शब्दों की समस्या। तकनीकी शब्दों की समस्या में क्या है कि जो है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने कुछ निजी पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द होते हैं। अनुसंधान प्रतिवेदन के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए प्रतिवेदन में इन तकनीक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, परंतु तकनीक शब्दों का सर्वमान्य रूप में से प्रयोग कर सकता है एक जटिल समस्या है, क्योंकि सभी शब्दों का सभी विषयों के क्षेत्र में एक समान अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तकनीक शब्द का जिसे जो भी मतलब है, टेक्नोलॉजी है, उसकी अपनी एक अलग भाषा होती है। ठीक है, उसको सब लोग नहीं समझ सकते थे। तकनीकी का भी क्या है, जो है ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या है आपका, पाठकों के ज्ञान की समस्या। ठीक है, पाठकों की ज्ञान की समस्या यानी कि जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक आदर्श अनुसंधान प्रतिवेदन के लिए यह आवश्यक समझा जाता
जाता है कि प्रतिवेदन की भाषा एवं प्रस्तुतिकरण का स्तर ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि सामान्य पाठकों की समझ में आसानी से आ जाए। इसका कारण यह है कि किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं को ही संतुष्ट करना नहीं होता, बल्कि उसके निष्कर्ष को अन्य संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना होता है। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा, बौद्धिक आयु, रुचि आदि क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये क्या है, ये पाठकों के लिए भी जो है मतलब भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये मतलब हमारा जो रिसर्च प्रतिवेदन हो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति की, जैसे हर व्यक्ति की शिक्षा अलग है, ठीक है, बौद्धिक स्तर अलग है, रुचि अलग होता है, आयु अलग होता है, तो वो क्या है, भिन्न भिन्न होती है। तो जो पाठक है उनकी भी समस्या का जो से ध्यान जो है दिया जाता है अनुसंधान प्रतिवेदन में। अब आइए देखिए सत्य को अभिव्यक्त करने की समस्या, ठीक है, सत्य को अभिव्यक्त करने की समस्या। कभी कभी अनुसंधान ऐसा विषयों से संबंधित होता है जिनके संबंध में सत्य असत्य यदि सभी तथ्यों का वर्णन कर दिया जाए तो वह किसी एक पक्ष के हित और समान के विपरीत होता है। ऐसा स्थिति में प्रतिवेदन में सत्य को अभिव्यक्त करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, अनुसंधानकर्ता, ठीक है, अनुसंधानकर्ता ठीक है, अनुसंधानकर्ता यह अध्ययन किया कि आगे से अधिक, ठीक, आगे नहीं आधे होगा यहाँ पर, अनुसंधानकर्ता ने यह अध्ययन किया कि आधे से अधिक न्यायाधीश रिश्वत लेकर न्याय करने लगे हैं, तो भी अनुसंधानकर्ता उसे प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कहना न्यायालय की मानहानि दोष माना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो क्या है, अब वर्तमान समय में देखते हैं ना कि 90% लोग क्या है, रिश्वत लेकर सारा काम करते हैं। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाए, इससे हमारे न्यायालय की जो मानहानि है उसके तहत वो क्या, अगर आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप उसके तहत क्या होंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। तो इसलिए सत्य को भी अभिव्यक्त करने की भी अपनी एक तरीका होता है, उसको हम डायरेक्ट मुंह से नहीं कर सकते, उसको जिसे प्रमाणित करना पड़ेगा। फिर क्या है आपका वस्तुनिष्ठता की समस्या। वस्तुनिष्ठता की समस्या में क्या, प्रतिवेदन तैयार करने में वस्तुनिष्ठता की एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता भी एक समाज का ही व्यक्ति होता है और वह इस समाज के किसी अंग के पक्ष का वह अध्ययन कर रहा है। इसलिए वह अध्ययन विषय के संबंध में जो कुछ भी करता है उसका पालन, उसका अपना विचार, पालन नहीं, अपना विचार, आदर्श, मनोवृत्तियों किसी न किसी प्रकार से अपना कुछ न कुछ स्थान कर ही लेती। तो जैसे देखिए आप सभी लोग क्या, हम सभी लोग मनुष्य हैं, तो जाहिर सी बात है समाज के दायरे में रहते हैं, और हम कोई भी अगर समस्या लेते हैं और उस पर हम शोध करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समस्या को काम करते करते हमारे जो विचार हैं, हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारा जो आदर्श है, कहीं ना कहीं जो है हमारे रिसर्च कार्य पर भी क्या करता है, अपना इम्पैक्ट डालता है या स्थान ले लेता है, ठीक है। अब छठा क्या है हमारा, छठा है अवधारणाओं की समस्या। तो अवधारणाओं की समस्या में क्या, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की एक और समस्या अवधारणाओं से संबंधित है। प्रत्येक विषय से संबंधित पर्याप्त रूप से अवधारणाओं का अभाव है। जो कुछ हमें आज प्राप्त है वह वास्तव में अवधारणा नहीं, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों का क्या है, वर्णन होता है। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा। तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा यह हम बुक का ले लें, क्योंकि जो डायग्राम था इस पर नहीं ड्रॉ हो पाता। तो देखिए प्रश्न आपको आएगा कैसे कि शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा स्पष्ट की, यानी या हो सकता है इसको ऐसे बोल सकता है कि शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी आएगा। तो आपको यही आंसर लिखना है कि शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा। तो शोध प्रतिवेदन की जो है सामग्री क्या है, को 3 भागों में हम बांटे हैं। पहला क्या है आपका शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा में देखिए, पहला है आपका प्राथमिक भाग, दूसरा है मुख्य भाग और तीसरा क्या, अंतिम भाग। तो आप देखिए इसको अलग अलग तरीके से, तो देखिए ये सब क्या है, सब आपके जो है लिखा है ना, सभी प्रकार के लेख, पुस्तक, प्रोजेक्ट और शोध ग्रंथ इसी आधार पर क्या है तैयार किए जाते हैं। पहला क्या, प्राथमिक भाग, यानी जिसको हम प्रीलिमिनरी पार्ट कहते हैं। यह प्रतिवेदन का प्रथम प्रक्रिया है जिसके उपभाग निम्नलिखित है। तो देखिए प्राथमिक भाग में क्या है, उसके जो है 3 भाग होते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका शीर्षक यानी टाइटल लाते हैं, दूसरा क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट यानी सारांश होता है, तीसरा क्या होता है आपका 2 ही भाग है ना, तो आपका क्या है तीसरा मुख्य शब्द
शब्द है। तो अब देखिए टाइटल में क्या है, यह 2 भागों में लिखा जाना चाहिए, जैसे सीमेंट उद्योग की लाभदायिकता का विश्लेषण, यानी भारत में क्या, भारत सीमेंट लिमिटेड के संदर्भ में एक अध्ययन, ऐसे डालकर शीर्षक हमने ऐसे डाल दिया। फिर सारांश में हम क्या लिखेंगे कि यह एक शोध अध्ययन का ही एक लघु भाग है, जो जब शोध कार्य प्रारंभ किया जाता है तो लघु रूपरेखा तैयार की जाती है। यह कम से कम 150 शब्दों या इससे अधिक 300 शब्दों में तैयार किया जाता है, जो कि शोध अध्ययन के प्रस्ताव का जो है सारांश होता है। ठीक है, तो सारांश हम फिर तीसरा में हम क्या है, आपका तीसरा जो है आपका मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में हम क्या कहते हैं, अभी देखिए सब आपका प्राथमिक वाले में ही चल रहा है। मुख्य बिंदु में शोधकर्ता को कम से कम 5 मुख्य शब्दों की पहचान करना चाहिए, जो कि शोध अध्ययन का सार परिभाषित कर सके। चौथा क्या है आपका, विषय वस्तु की सूची, यानी प्रतिवेदन में सभी अध्यायों की अलग से सूची लिखनी चाहिए, जिसके अंतर्गत मुख्य शीर्षक और शब्द शीर्षकों को अलग अलग पैरा में मुख्य शीर्षकों के शब्दों के साथ परिभाषित करना चाहिए। पांचवा आपका क्या है, टेबल एंड अंकों की सूचियाँ। टेबल एंड अंकों की सूचियाँ में क्या, इसके अंतर्गत सभी सारणियों को शीर्षकों के साथ जो है स्पष्ट कर देना चाहिए। छठवां क्या है, भूमिका, इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत विवरण देना चाहिए, जिससे कि शोध का विकास महत्वपूर्ण तथ्य शोध से संबंधित व्यक्तियों एवं लेखकों को आदर, ठीक है, शोध का प्रतिबिंब, व्यक्तिगत अनुभव और जीवन कक्षों का समावेश भी क्या है करना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, ये आपका जो है पहला था ना प्राथमिक भाग, तो प्राथमिक भाग के जो है 6 उपभाग थे। ये 6 उपभागों को आप समझ रहे हैं, 6 नहीं सॉरी 8 है, देखिए 8 उपभाग। सातवां क्या है, आभार व्यक्त और अभिव्यक्ति, सॉरी सातवां क्या, आभार व्यक्त और अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, आपके मूल्यवान विचार को प्रस्तुत मतलब करने में जो है मदद किए थे। फिर क्या है, संक्षेप की सूची। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, यदि प्रतिवेदन की प्रकृति ऐसी है कि वहाँ पर कुछ शब्दों में संक्षेप में लिखा गया है, तो वर्णमाला के अनुसार संक्षेप को भी आप परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक भाग में आपके क्या थे, 8 उपभाग थे। इन 8 उपभाग को अगर आप विस्तार से नहीं लिख सकते तो सिर्फ आप इनका नाम भी लिख देंगे स्टूडेंट, तो भी आपको नंबर जो है पूरा मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या, मुख्य भाग। अब मुख्य भाग को भी जो है मतलब बांटा गया है। तो देखिए मुख्य भाग यानी मेन टेस्ट, तो क्या है, सामान्यतः विभागों अध्ययन में विभाजित होता है या निम्न क्रम में तैयार किया जाता है। इसमें क्या पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जैसे हम परिचय देते हैं ना, समस्या क्या लिए, जैसे हमने आपको कल बताया कि मोटापा, हमने एक समस्या ली तो उसका हम इंट्रोडक्शन दे कि मोटापा क्या होता है, कैसे होता है, ये इसके बारे में बताना। तो देखिए यहाँ पर क्या, प्रत्येक अध्याय या विभाग की शुरुआत में अध्याय के शीर्षक से संबंधित सामग्री का परिचय के रूप में परिभाषित करना चाहिए। इसके अंतर्गत निम्न संबंध की सूचनाएं देनी चाहिए। जैसे पहला क्या हो जाएगा, संबंधित समस्या, फिर आप उसमें कार्य और युक्ति की पृष्ठभूमि, फिर क्या शोध अध्ययन के उद्देश्य बताएंगे। सब कुछ आपका क्या इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा। समस्या हो जाएगा, समस्या की पहचान हो जाएगी, शोध का उद्देश्य हो जाएगा, फिर क्या है आपका जिन मुख्य अवधारणाओं और परिभाषाओं का प्रयोग किया गया है, फिर क्या पुनर्चर्चा, तो उसमें चर्चा करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा है साहित्य पुनर्परीक्षण। तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रस्तावना के बाद क्या होता है, दूसरा आपका मुख्य भाग में साहित्य का पुनर्परीक्षण करते हैं। तो इसमें साहित्य का पुनर्परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि आपके शोध कार्य से पहले कितने लोगों ने इस विषय पर जो है काम किए हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि काम कौन सा जिसे हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका, एक मिनट, हाँ देखिए, तो इसके अंतर्गत उन सभी, एक मिनट, इसके अंतर्गत उन सभी कमियों समस्याओं को शामिल करना चाहिए जिनको प्रथम अध्याय में प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरा आपका क्या उसके अंदर आता है, अनुसंधान की विधियाँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे क्या है, सभी अध्यायों में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि समस्याओं का विश्लेषण किन किन विधियों के आधार पर आप कर रहे हैं। जैसे आपने साक्षात्कार विधि लिया कि प्रश्नावली विधि लिया, तो इन विधियों को भी आपको वहाँ पर बताना है। ठीक है, फिर चौथा क्या है आपका, प्राप्त तथ्य यानी फाइंडिंग। तो समंकों का प्रयोग करने के बाद
एवं संबंधी विधि से इनका विश्लेषण करने के बाद प्राप्त तथ्यों को अलग शीर्षक के अंतर्गत क्या होता है, लिखना चाहिए। पांचवा क्या, चर्चा एवं विश्लेषण, समस्याओं के संबंध में क्या चर्चा एवं परिचर्चा की गई, उनका विश्लेषण करने से क्या प्राप्त हुआ आदि को प्रतिवेदन में सम्मिलित करना। ठीक है। फिर छठवां क्या है आपका, निष्कर्ष एवं सिफारिशें। छठवां क्या है आपका, निष्कर्ष एवं सिफारिशें। तो निष्कर्ष में आपने अपनी समस्या में क्या निष्कर्ष पाया उसको दिखाना। तो देखिए, शोध अध्ययन के अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है और उनको प्रभावी या लागू करने के संबंध में आप क्या सिफारिशें हैं, आपकी क्या क्या सिफारिशें हैं उसके बारे में, और उनको इस शीर्षक के अंतर्गत निम्न प्रकार से लिखना चाहिए। जैसे वर्तमान शोध का अध्ययन का मूल्यांकन, ही इस वर्तमान में आप ये शोध कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन के आधार पर क्या कहाँ तक पहुँचा आपका। ठीक है। परिस्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना, मार्गदर्शन करना। आपने लोगों को जैसे मोटापा को कम करने के लिए क्या क्या आपने जो है उनका मार्गदर्शन किया, क्या क्या खाने की चीज़ों को बताया, कैसे आप वेट लॉस करेंगे इसको बताना। फिर क्या, भावी शोध के संबंध में दिए निर्देशकों की पहचाने। भविष्य में अगर कोई मोटापा पर जो है शोध करना चाहता है तो उसके लिए क्या आप दिशा निर्देश देंगे। तो ये सब क्या सब आपका जो है मुख्य भाग में आ गया। देखिए, पहला प्राथमिक भाग में उसका 8 भाग था, मुख्य भाग का देखिए 6 भाग था। अब आइए देखिए अंतिम भाग। तो अंतिम भाग में क्या है, तो अंतिम भाग देखिए, एक मिनट, हाँ, अंतिम भाग जो है इसमें क्या है, यह शोध प्रतिवेदन का अंतिम भाग होता है। यह निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, परिशिष्ट को देखते हैं। इसके अंतर्गत तथ्यों का समावेश है। वैसे इसमें क्या करेंगे, परिशिष्ट में क्या करेंगे, सारणियों का मुख्य समंकन करेंगे। ठीक है। फिर क्या है आपका सर्वेक्षण के दौरान प्रयोग की गई कौन कौन सी प्रश्नावली आप बनाए उसको देखेंगे। साक्षात्कार की जो है प्रतियाँ आप लगाएंगे। ठीक है। कार्यवाही बिंदु देखेंगे। उसके बाद क्या है, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करेंगे। इसी में क्या करेंगे, आप नोट्स भी बनाएंगे, यानी टिप्पणियां भी लिखेंगे। किसी भी प्रकार की दी गई टिप्पणियों पर शोध अध्ययन से संबंधित जो भी टिप्पणियां हैं उसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप दिखाएंगे। फिर तीसरा क्या है, रेफरेंस आप देंगे। सब कुछ क्या है आपके अंतिम भाग में है। ठीक है। अंतिम भाग में आपका कौन कौन सा है, तो अंतिम भाग में देखिए परिशिष्ट है, दूसरा क्या है आपकी टिप्पणियां हैं, तीसरा क्या है संदर्भ है, और चौथा क्या है अनुसूची है। तो ये सब का कुछ आप क्या करेंगे, आपका उसमें अंतिम भाग में आ जाएगा। ठीक है। तो रूपरेखा आपको समझ में आ गया। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिवेदन का जो है प्रतिवेदन के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितने तरह के होते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इसको टाइप करते तो हम समय लगता और मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो इस वजह से हमने क्या किया, बुक कहीं फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को मतलब पढ़ा दे ताकि आपका समय भी बचे और हमारा भी काम हो जाए। प्रतिवेदन की लंबाई या प्रकार क्या हो, यह महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसा प्रतिवेदन अध्ययन या कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की एक डॉक्टर बीमारी के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करता है तो एक अंकेक्षक संख्या की वित्तीय स्थिति की समाप्ति के बाद शोध प्रतिवेदन तैयार करता है। शोध की प्रत्येक लंबाई एवं प्रकार कार्य या समस्या की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है ना, तो वो क्या है, वो आपके कार्य और प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। अब आइए देखिए शोध प्रतिवेदन की कितने प्रकार होते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर है कि प्रतिवेदन के क्या है, 2 प्रकार होते हैं, एक तकनीक प्रतिवेदन, एक सर्वप्रचलित प्रतिवेदन। तब देखिए तकनीक प्रतिवेदन क्या है, तो यह प्रतिवेदन निम्न तकनीकी शब्दों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला क्या, अपनाई गई शोध विधि। ठीक है। दूसरा क्या, अध्ययन के दौरान बनाई गई मान्यताएं। तीसरा क्या है, तथ्यों का पूर्ण प्रदर्शन। चौथा क्या, प्राप्त तथ्यों की सीमाएं और संबंधित समंकों का सही प्रदर्शन। अब आइए देखिए हम फिर क्या, आपका समांतर तकनीकी प्रतिवेदन जो है निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। कैसे कैसे हम तैयार करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, आपका परिणाम का सारांश होता है, यानी मुख्य तथ्य, यानी प्राप्त को 2 या 3 पृष्ठ में संक्षिप्त में, माने क्या आपका रिजल्ट निकला, क्या आपने समरी किया, उसको क्या करना है, आपको 2-3 पेज में उसको लिखना है। फिर क्या, अध्ययन की प्रकृति कैसी थी, तो अध्ययन का उद्देश्य देखिए, प्रकृति में क्या बताएंगे आप, अध्ययन का उद्देश्य बताएंगे। समस्या का कार्यान्वयन, माने ये समस्या कैसे आई, और जो भी आपने उसमें जो परिकल्पना हाइपोथेसिस बताई उसको आप बताएंगे। तीसरा क्या है, आपका विनियोजित विधि, यानी मेथड आपने कौन कौन सा अपनाया। अध्ययन में प्रयोग की गई कोई विशेष विधि, जैसे प्रतिचयन विधि, जो सैंपलिंग आप ले रहे हैं उसके बारे में जो आप कैसे बताएंगे लोगों को, उसको बताया जाएगा। हाँ देखिए, विनियोजित विधि यानी मेथड्स ऑफ
एम्प्लॉयड, जैसे आपने कौन सा विधि का लिया, तो सैम्पलिंग विधि जैसे आपने यूज किया तो उसके बारे में आप बता देंगे। फिर आपका चौथा क्या है, डाटा यानी समंक, तो इसमें क्या आप बताएंगे, तो इसमें जो है आपका कि द्वितीय समंकों की दशा में संग्रहित समंकों को का स्पष्टीकरण, इनके स्रोत, विशेषताएं और सीमाएं, और सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त समंकों की दशा में समंक संग्रहित करने का जो है ढंग या विधि। द्वितीय समंक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि आपने अगर सेकेंडरी डाटा का यूज किया, सेकेंडरी डाटा जैसे आप कहाँ से लेंगे, तो आप लोगों को हमने फर्स्ट ईयर में बताया था सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो कि किताब हुआ, कॉपी हुआ, ठीक है, कॉपी नहीं, किताब हो गए, आपके मैगजीन हो गए, न्यूज़ चैनल हो गए, ये सब क्या, सब आपके जो है किसी की ओल्ड थीसिस हो गई, ये सब क्या, सब आपके जो है सेकेंडरी डाटा में आएंगे। तो ये 4 आपके हो गए। फिर 5वां आप क्या करेंगे, 5वें में क्या है, समंकों का विश्लेषण और प्राप्त तथ्यों का प्रदर्शन करेंगे। यानी आपने जो भी मतलब डाटा लिया, ठीक है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो यानी जिन सारणियों, चार्टों द्वारा समंकों का विश्लेषण किया जाता है, उनको उनका पूरी तरह से क्या है, विवरण देना। निष्कर्ष, लास्ट में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो प्राप्त निष्कर्षों का विस्तृत विवरण तथा परिणामों के क्रियान्वयन के संबंध में अपनाई जाने वाली जो नीति हम अपना रहे हैं उसको देखेंगे। फिर क्या, पुस्तकों की सूची, शोध अध्ययन से संबंधित स्रोत का विवरण हम देंगे। फिर क्या, 8वां क्या, तकनीकी परिशिष्ट, तो इसमें क्या है, तकनीकी शब्दों एवं अंकगणितीय समंकों का जो है वर्णन करना। 9वां क्या है, आपका अनुसूची यानी इंडेक्स, तो अंत में क्या करते हैं, हम अनुसूची बनाते हैं। अब आइए देखिए दूसरा क्या है, आपका सर्व प्रचलित प्रतिवेदन। पहला तो आपका हो गया, दूसरा क्या है, आपका सर्व प्रचलित प्रतिवेदन। तो इसमें क्या है कि ऐसा प्रतिवेदन सदापन और आकर्षण पर विशेष बल देता है, यथार्थ कम से कम तकनीकी शब्दों, ग्राफों, सारणी, चार्टों, अंकगणितीय शब्दों का प्रयोग, परंतु स्पष्ट और स्वच्छ लेखन पर बल देता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, हम जैसे कभी कभी कुछ चीज़ हम नहीं कहना चाहते, लेकिन उससे क्या करते हैं, हम ग्राफ के जरिए जो है कम शब्दों में जो अधिक मैटर जो है ग्राफ के जरिए हम दे सकते, वही चीज़ यहाँ पे। फिर क्या, सर्व प्रचलित प्रतिवेदन निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। पहला इसमें क्या है, आपका प्राप्त तथ्य एवं इनका प्रयोग। तो इसमें क्या, इस बात पर बल देना कि प्राप्त तथ्यों को कैसे प्रयोग करें कि अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। दूसरा क्या, कार्य एवं सिफारिशें। तो इसमें क्या है कि प्राप्त तथ्यों के संबंध में सिफारिशें देना कि किन तथ्यों को कब और कैसे और क्यों प्रयोग करना है। तीसरा क्या है, अध्ययन का उद्देश्य, यह प्रदर्शित करना कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। चौथा क्या, विनियोजित मेथड्स, यह लिखना कि शोध अध्ययन या सर्वेक्षण के द्वारा कौन कौन सी तकनीक और अतकनीक विधियां जो है अपनाई गई। 5वां क्या है, तकनीकी परिशिष्ट, इसमें क्या करना, इसमें यह प्रदर्शित करना कि किन रूपों या प्रारूपों में सूचनाओं को जो है हम संग्रहित किए। 6ठा क्या है, आपका रिजल्ट यानी परिणाम, यह प्रतिवेदन का प्रमुख भाग है। उन परिवारों को व्यक्त करना जिनको ग्राफों, सारणी और प्रश्नावली और विश्लेषण के द्वारा जो है आपने जो है प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये सब क्या, सब आपका जो है सर्व प्रचलित प्रतिवेदन के जो है कैसे तैयार करते उसके बारे में था। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ मेहनत लगेगा क्योंकि इसको हम टाइप नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, तकनीक प्रतिवेदन किन बातों पर हम करते हैं और सर्व प्रचलित प्रतिवेदन में किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, ये सारे आप लोग अच्छे से जो है देख लीजिएगा। अब आइए देखिए, अनुसंधान प्रतिवेदन का महत्व क्या होता है। तो अनुसंधान प्रतिवेदन का महत्व सबसे पहले हम देखते हैं। संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रतिवेदन या रिपोर्ट का विशेष महत्व होता है। प्रतिवेदन संपूर्ण अध्ययन की सार कथा होती है, इसलिए इसके महत्व को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। अतः प्रत्येक प्रतिवेदन का निम्नलिखित महत्व होता है। देखिए पॉइंट वाइज इसमें कि सर्वप्रथम अनुसंधान प्रतिवेदन ज्ञान के प्रसार में अत्यधिक सहायक होता है। प्रतिवेदन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा अनुसंधान से नवीन तथ्यों एवं निष्कर्षों को अन्य लोगों तक जो है पहुंचाया जाता है और विभिन्न घटनाओं में, और क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ तो आप लोग को देखने में सुविधा रहेगी। ठीक है, और क्या है आपका, विभिन्न घटनाओं में व्याप्त कार्यकरण के उन संबंधों को स्पष्ट किया जाता है जिनका जनसाधारण
को पहले से ही कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो अनुसंधान प्रतिवेदन का महत्व क्या है? तो पहला तो क्या है कि मतलब यह जो है ज्ञान के प्रसार के लिए जो सहायक होता है, और इसके द्वारा जो है हम नवीन तथ्यों का जो खोज करते हैं, जो कि जन सामान्य तक जो है नहीं जानते हैं, उनको क्या करते हैं हम रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा जो है क्या करते हैं, लोगों तक जो है हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आइए देखिए दूसरा हमारा महत्व क्या है। कि अनुसंधान प्रतिवेदन नए अध्ययनों के लिए आवश्यक प्राक कल्पना का आधार बन सकती है, क्योंकि अनुसंधान सर्वेक्षण के प्रतिवेदन का अध्ययन करने पर विभिन्न विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इनके साथ ही उन समस्याओं एवं प्रश्नों का भी आभास होता है जिनके संबंध में भविष्य में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। तीसरा क्या है आपका, अनुसंधान प्रतिवेदन में एक विषय के संबंध में हुए लगभग सभी अध्ययन कार्यों का परिचय प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अनुसंधान में पूर्व अध्ययनों का भी अध्ययन का जो है मतलब अध्ययनों को भी क्या करते, स्पष्ट उल्लेख उनका मिलता है। चौथा क्या, प्रतिवेदन में अनुसंधान में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रविधियों को स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसके आधार पर भावी शोधकर्ता, भावी मतलब भविष्य का जो शोधकर्ता होता है, अपने अनुसंधान कार्य की पद्धति एवं प्रविधियों का चयन करने में मदद लेता है, और साथ ही नवीन प्रणालियों का आविष्कार भी करना क्या होता है, संभव होता है। देखिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है कि इसमें क्या है, अनुसंधान प्रतिवेदन में सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और अनुसंधान सर्वेक्षण को मतलब नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे हमको इसमें कार्य करना है। तीसरा में जैसे हमने बताया कि अनुसंधान प्रतिवेदन एक विषय के संबंध में जैसे कितने अध्ययन हुए अब तक, सभी अध्ययनों का क्या करता है, वो परिचय देता है, और जैसे पूर्व के अध्ययनों को भी क्या करता है, वो अपने अनुसंधान प्रतिवेदन में लिखा रहता है। ठीक है, और चौथा में क्या होता है कि अनुसंधान प्रतिवेदन में जो जो आप मेथड्स आपने यूज किया है, उन सभी को क्या करता है, उन सभी को जो है इसमें उल्लेख पाया जाता है। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा में देखिए कि अनुसंधान प्रतिवेदन सामाजिक प्रगति और समाज सुधार का आधार बन सकता है। अतः सरकार आदि, ठीक है, प्रायः सरकार आदि के द्वारा उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण कराया जाता है, और इसी प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न विकास व उत्थान की योजनाओं का क्या है, निर्माण किया जाता है। फिर क्या है, अनुसंधान प्रतिवेदन सरकारी सेवा में कार्यरत जनता के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सरकार या निजी संस्था द्वारा कर्मचारियों के वेतन आदि में भी वृद्धि करने या ठीक है उनके दशाओं को सुधारने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण कराए जाते हैं, और प्रतिवेदन के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता आदि में वृद्धि होती है। समाज व जनता से संबंधित अनेक अवांछित व्यवस्थाओं के निराकरण के लिए भी अनुसंधान प्रतिवेदन को सुझाव दिए जाते हैं। उसी प्रकार सामाजिक अवस्थाओं को सुधारने के लिए भी क्या आता है, इसमें आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। तो अब देखिए लास्ट में क्या, इसका समरी देख लीजिएगा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुसंधान या सर्वेक्षण प्रतिवेदन ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहायक होता है, नवीन विचारों को उभारता है, भावी शोध कार्य का मार्ग प्रशस्त करता है, समाज व जनता से संबंधित अनेक व्याधि की समस्याओं के निराकरण के लिए रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है। अनुसंधानकर्ता की संपूर्ण योग्यता, लगन और परिश्रम को एक साथ क्या करता है, प्रतिवेदन में ही रिपोर्ट में ही क्या होता है, यह होता है। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आज आप लोगों का 4-5 क्वेश्चन हमने जो है दिया है स्टूडेंट, तो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। आप लोगों का जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है कल और आज के मॉडल पेपर से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो कल का जो वीडियो है और प्लस आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसको आप लोग देखना ना भूले स्टूडेंट। अच्छे से जो है तैयारी करिए, आप लोगों का इसी में से जो है क्वेश्चन आ जाएंगे स्टूडेंट। और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप लोग दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।